चलो भाई, तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं ईएमआई, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, भयंकर इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भरमार है इसके अंदर। न्यूमेरिकल्स तो एक टाइम के लिए पेपर में कम पूछते इससे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो एकदम जीते मरते पूछेगा ही पूछेगा। भयंकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यार इसमें। ये तो कॉइल वहां जा रही है तो यहाँ क्यों, वहां ये बहुत बवाल है। चलो भैया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम सबसे पहले बिल्कुल पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है टॉपिक का? ध्यान देना बेटा, कौन प्यारी लग रही है? तो प्यारी लग रही है तुमको? बेटा दिव्यांश, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। हमारे क्या होगा यार, हमारे पैर लगने से क्या ही होना। हाँ बेटा, इस लाइट बिना लाइट के कैसे चलाऊं? मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं ध्यान से। शुरू बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, उसी तरीके से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, ओके। एक बात सोचो यार, अब मामला ना, आज सिचुएशंस कुछ दो टाइप की सिखाएंगे। एरिया वेक्टर तुम्हें हमेशा याद होगा, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कौन? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब जरा सिचुएशंस को समझना बेटा। सिचुएशन ये है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहां से ऐसे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। ध्यान देना प्लीज, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, इस सरफेस से ऐसे निकल रही हैं। अंतर क्या है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बी एरिया वेक्टर, दोनों आपस में कैसे हैं? वाह, ये किस चीज का असर है बेटा? सैयारा देखा है क्या? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर आपस में कैसे निकल रही हैं? पैरेलल। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अगर एरिया वेक्टर पैरेलल है बेटा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0। दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो कहा जाता है कि अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ले लूं, सबका ध्यान से पढ़ाई पर थोड़ी देर, कम से कम अपने बड़ों से ये सीखा करो कि इधर उधर की बातें करने के बाद तुरंत वापस कैसे आते हैं। मैं तो करके निकल लेता हूँ, तुम लोग उधर ही रहते हो अभी, है ना? तुरंत वापस आ जाया करो, यही तो काबिलियत है ना? यही काबिलियत, तुरंत वापस आना काबिलियत है। हाँ देखो, वापस आओ। तो मैंने अगर छोटा सा एरिया बेटा डीएस मान लिया, क्या मान लिया? डीएस, छोटा सा एरिया डीएस है। सुनना, तो उस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? डी पाई, और फॉर्मूला लिखा जाता है बी डॉट डीएस वेक्टर। तो फॉर्मूला होगा डी फाई इक्वल टू बी डीएस कॉस थीटा थीटा 0। इसलिए डी फाई इक्वल टू बी डीएस। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स when the number of magnetic field lines or field lines is parallel to the area vector. Angle between the area vector and the magnetic field is 0, then the formula will be d phi equal to b ds only. नहीं है क्या? तो ये पहली सिचुएशन हो गई जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा 0, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये। यस और नो?
यस और नो, यस और नो। ओके, तो आगे बढ़ते। सिचुएशन मैंने चेंज कर दी। अब बेटा सिचुएशन ये कर दिया मैंने कुछ ऐसा, सरफेस थोड़ा सा तिरछा हो गया, सरफेस का हो गया तिरछा। अब सरफेस तिरछा हो गया बेटा, तो भैया इसका एरिया वेक्टर भी तिरछा हो जाएगा। एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा? तिरछा। अगर ये एरिया वेक्टर तिरछा हो गया तो ये हो गया एन क्या जो भी। अब मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं। अब जरा ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही हैं। थोड़ा सा सीखना, बाकी तो देख लिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे निकल रही हैं। कितने एंगल पे निकल रही हैं? कौन? कितने कितने एंगल पे निकल रही हैं? थीटा एंगल पे निकल रही हैं। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे निकल रही हैं। फ्लक्स कौन बनता है? जो परपेंडिकुलर निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स कब बनेगी? जब वो सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगी। कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स तब बनेगी जब वो सरफेस से कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर निकलेगी। हाँ या ना? अब यार ये तो परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है। परपेंडिकुलर निकलने के लिए तो इसको एरिया वेक्टर के पैरेलल होना पड़ेगा। बोलो हाँ। कम से कम पहले दिन में चीजों को बिल्कुल मन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे बच्चों, इसको परपेंडिकुलर निकलने के लिए एरिया वेक्टर के पैरेलल होना पड़ेगा। नहीं आई? अब एरिया वेक्टर के पैरेलल होना पड़ेगा तो यार ये खुद होगा कि इसका कंपोनेंट होगा? ओके, तो इसका कंपोनेंट एक एन कैप की तरफ मैं कर दूं तो कितना आएगा? बी कॉस थीटा। और बिना थीटा की तरफ कर दूं तो कितना आएगा? बी साइन थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला आया इधर की तरफ ऐसे, बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर गया ये वाला। अब मुझे समझा दो जरा, तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे तो मुझे तुम लगते हो, तो आज फ्लक्स की तरह कौन काम करेगा? कॉस वाला कंपोनेंट या साइन वाला? वेरी गुड। कौन सा वाला करेगा? गलत, कॉस वाला करेगा। फ्लक्स हमेशा वो बनेगा जो एरिया वेक्टर की तरफ है। सुना ही नहीं तुमने इसका मतलब? अरे ससुरा, फ्लक्स हमेशा वो बनेगा जो एरिया वेक्टर की तरफ हो। एरिया वेक्टर की तरफ कौन है? कॉस वाला। साइन वाला जाने कहाँ है? नहीं आई यार। तो अब मुझे बताओ, इस एन कैप और पूरा बी कॉस थीटा के बीच का एंगल कितना? बेटा बोलना पड़ेगा यार, ऐसे मत सीखो। एन कैप और पूरा बी कॉस थीटा के बीच का एंगल कितना? ठीक है, तो इस छोटे से एरिया को यहाँ पे एज्यूम किया मैंने, छोटा सा एरिया माना ds, तो छोटा सा फ्लक्स बाहर आएगा डी फाई। ध्यान देना, डी फाई का फॉर्मूला क्या होता था? b डॉट ds। सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? सही लिखो। हाँ बहुत सुंदर, b cos थीटा डॉट ds। ओके, देन d फाई इक्वल टू b cos थीटा ds cos थीटा। नहीं आई? नहीं आई? ओके, तो ये वाला थीटा जो डॉट प्रोडक्ट वाला था वो कितना हो जाएगा? 0। ये थीटा 0 नहीं होगा, ये तो ये वाला है। ओके, तो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ बोलो? b cos थीटा ds cos 0 1, देन d फाई इक्वल टू b ds cos थीटा। नहीं आई? दो फॉर्मूले बन गए बेटा, पहला डी फाई इक्वल टू बी डी एस और दूसरा डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। क्या ये कहानियां समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? किसका?
एन कैप का कोई कंपोनेंट नहीं होता, कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं। एन कैप रिमेन फिक्स ऑलवेज, एन कैप हमेशा फिक्स है, क्योंकि एन कैप कौन है? एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। नहीं आई क्या? ए मेरे लाल, अगर ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, अगर एरिया वेक्टर के ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये एरिया वेक्टर है, ये एंगल थीटा, इसके तुम कंपोनेंट कर दोगे एन कैप कॉस थीटा, इधर कर दोगे एन कैप साइन थीटा, तो एरिया वेक्टर तो खत्म हो गया। और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां तो ना ये परपेंडिकुलर है ना ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर खत्म थोड़ी होता है, वो तो फिक्स अमाउंट है। नहीं आई यार, बात खत्म। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं, कभी एरिया वेक्टर के कंपोनेंट नहीं होते हैं। चलो समझ गए इतना? तो एक लाइन लिखो फटाफट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखो बेटा, डेफिनेशन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines which passes through any surface area perpendicularly, which passes through any surface area perpendicularly, denoted by phi, denoted by phi, denoted by phi। ये डायग्राम बनाओ, ये नोट करो पहले, ठीक है? डायग्राम बनाकर नोट करो। लिख लिया? चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल। ओके बेटा, दूसरा लिखो, ये वाला लिखो बना के। क्या हुआ? थोड़ी जल्दी बनाओ, उससे बतिया भी रहे हो उतने देर में, तो हो चुका काम फिर तो। जल्दी लिखो। स्पीड बच्चों जो, हाँ बोलो। पेन, हाँ पेन है। लाइट नहीं है यार, थोड़ा सा, हाँ बोलो। बारिश के बाद थोड़ा गर्मी हो जाती है। चलो हो गया, नोट करो फटाफट, लेट मत करो। हो गया बेटा नोट? यार बहुत देर लगाया तुम लोगों ने लिखने में।
छाप रहा है यार ये, अपने दिमाग से भी लिख, हटा देते बाद में लिखना आप। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या होती है सुनना बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, शो करते हैं इसको WB से। क्या इसकी यूनिट होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। तो इसकी एक और दूसरी यूनिट होती है 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ये याद रखना, या 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर। 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर। ये तुम्हें याद रखना है, कभी कभार पूछ पाछ में कहीं तो 10 की पावर -8 वेबर। ठीक है, आसान आसान सी बातें हैं। अब एक हेडिंग लिखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नाम ही हेडिंग है। अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है। अब यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बात ये हुई कि फैराडे एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? फैराडे। फैराडे ने एक बात सोची, थोड़ा तुम लोग सोचना। फैराडे ने एक बात सोची कि भैया जब किसी वायर में करंट चलती है, जब किसी वायर में करंट चलती है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। किसी वायर में करंट चलती है तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सब जानते हैं, वेल नोन, पूरे ग्लोब को पता है कि ये होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था द देन सिचुएशन, तात्कालीन उस समय तक, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आ सकती है। ये कोई नहीं जानता था। करंट से मैग्नेटिक, ये तो साइंटिस्ट होते हैं, और क्या होते हैं, साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी होते हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। तो क्या मतलब है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट आती है, ये साइंटिस्ट ही सोच सकता है, और एक आम आदमी के बस की नहीं सोच ले, है ना। रिवर्सिबिलिटी जितनी भी है सब साइंटिस्टों ने सोची है, आम इंसान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, खाली टुक टुक का पीछा कर रहा है दिन भर। स्कूटी उठाई, चलने पीछे पीछे, कुछ हो जाए देखो, अरे किसी को देख के बोलना ही था, उस छत पे देख के बोलो। तो सबको पता था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट आती है किसी को नहीं पता था। बड़ी भयंकर समस्या होगी जीवन में। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, साइंटिस्ट है भैया, करेगा एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने एक लैब सेटअप किया, ध्यान देना, बड़ी अच्छी सी चीजें हैं ये सब। एक बच्चे साइंस स्टूडेंट होने के नाते तुमको सब पता होना चाहिए ये बातें। ये उनका एक लैब सेटअप हो गया। मान लो यहाँ 2 दरवाजे, ये सब लैब में कोई स्लिप एक अपनी तरफ से बना रहा हूं, कुछ होगा पता नहीं क्या क्या नहीं। ये कुछ मीटर्स एपरेटस उनके रहे होंगे। यहाँ दरवाजे 2। अब सुनो, ये अमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये मल्टीमीटर है, ये रजिस्टर मीटर है ना, ये और होगा कोई मीटर। मल्टीमीटर का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारी चीजों को मेजर किया जा सके, मल्टीमीटर।
जिसमें मीटर भी हो, रेजिस्टेंस भी नाप लो, करंट भी नाप लो, सब नाप लो। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, फेल होता रहा बार बार एक्सपेरिमेंट करके, सक्सेसफुल वही ना, बार बार गड़बड़, बार बार गड़बड़, बार बार गड़बड़, तीसरा बार बार गड़बड़। मैग्नेटिक फील्ड से कुछ भी कर ले वो करंट बने ही नहीं, बने ही नहीं, है नहीं, होता ही है। एडिसन ने 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया तो एक बल्ब जला पाया बेचारा, समझ रहे हैं आप, बल्ब जलाने के लिए। कभी बैठ पा रहे उजाला में। अभी ये बंद कर दें, अब वो भी दो बंद कर दें, पढ़ के दिखा दे कोई, तो वही वाली बात है ना, छोटे से एक्सपेरिमेंट की कितनी चीजें आ जाती है लाइफ में, है ना। तो अभी एसी नहीं चल रही है तो मन ही मन गाली दे रहे हो। एक बार देखो लाइट आ गई क्या, ससुरे लाइट भी काटते हैं देखो। तो फेराडे ने सेटअप किया होगा मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने के लिए। सुनना सुनना, फेराडे ने भैया एक्सपेरिमेंट किया, हो नहीं कुछ रहा था, 700-800 बार एक्सपेरिमेंट कर चुका, कुछ नहीं हो रहा, बार बार दिक्कत 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 दिक्कत, सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि सब भाई साइंटिस्ट है उतना बड़ा, उतना नाम है उसका, तो उसका एक सर्वेंट, फेराडे का सर्वेंट, जो कि आके सब साफ सफाई करता ही था डेली, उस दिन भी उसने सर्वेंट ने आके साफ सफाई किया। ये साफ सफाई किया इसने, साइंटिस्टों की एक आदत होती है कि अगर वो किसी चीज को ऐसे रख के गए हैं, ऐसे लौट कराएं, हल्का सा ऐसे हो जाए बस, चेक करते हैं आके मूवमेंट हुई है क्या, बात समझने। साइंटिस्ट इसलिए तो साइंटिस्ट है, हर चीज को बारीकी से जिंदगी जीते हैं वो। हम लोग ऐसे थोड़ी ऐसे रख के गए हैं और यहाँ है ही नहीं, लौट कर आए तो तब भी कोई चिंता नहीं, दूसरा खरीद लेते हैं, कहाँ है कुछ है, चलो छोड़ो क्या करना है। ये अंतर होता है यार, एक आम आदमी में, एक साइंटिस्ट में। इसने साफ सफाई करी होगी, कुछ गड़बड़ हुआ होगा उससे यार, इसने इधर उधर कर दिया कुछ। ये सब आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, जाने किससे कौन कनेक्टेड है। थोड़ी देर बाद जब ये फेराडे आए, फेराडे ने देखा यार ये सब इधर उधर हो गया है, सब सब गड़बड़ कर दिया उसने। अब किया कुछ नहीं था, इतने साल से साफ कर रहा था, सोच रहा आज भी साफ किया उसने, ऐसे उठा के ऐसे साफ कर दिया होगा, रख दिया साफ, पर क्या करेगा वो, उठा के हटा के थोड़ी देगा। फेराडे का दिमाग खराब हो गया कि हल्का सा घुमा कैसे, ये चीजें इधर उधर कैसे हुई, उस दिन पता नहीं क्या तमतमाया होगा। तुरंत उसने बुलाया अपने नौकर को, भयंकर गुस्से में, भयंकर गुस्से में बुलाया। फेराडे ने अपने नौकर को बुलाया, उससे पूछा, ये जब फेराडे की तुम बायोग्राफी पढ़ोगे, है ना, एक क्लेविन एक कोई राइटर उन्होंने लिखी है फेराडे की बायोग्राफी, उसमें साफ साफ उन्होंने सारी बातें लिख रखी। फेराडे ने अपने नौकर को बुलाया, बहुत गुस्से में पूछा कि तुमने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, इतने साल से हम कर रहे थे सब कुछ। नौकर डर गया यार, उसने सोचा हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, आज हमने डेली जैसे ही इसको साफ करते थे कर दिया साफ, ऐसा क्या हो गया। फेराडे सुनने को तैयार नहीं, नौकर एक्सप्लेनेशन देता रह गया कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी, जो जैसा था एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ। फेराडे सुनने को तैयार नहीं, साइंटिस्ट नहीं सुनते किसी की, उनका दिमाग खराब हुआ, पता नहीं उन्होंने कोई चीज उठाई, चला के मार दी उसको, ऐसी करके कुछ उठाया होगा, मार चला के। फिर तो मैं कोई दिक्कत नहीं। समस्या तब नहीं होती जब आप किसी को चला के मारें, समस्या तब होती है जब आप मारें और ना लगे, वो इधर बैठ जाए, बच जाए, गुस्सा और बढ़ जाती है, हमने मारा तो में लगा नहीं। लेकिन एक बात हुई उसके बाद तो सब बर्बाद हो गया, सिचुएशन फिजिक्स ही चेंज हो गई उसी दिन से, एक सेकंड के अंदर सारी फिजिक्स चेंज। फेराडे नीचे, नौकर नीचे बैठा, ऐसे करके नीचे बैठ गया, उसने चला के मारा, फेराडे ने नीचे बैठ गया, फेराडे को और गुस्सा। लेकिन अभी ये दूसरी चीज उठा के मारने ही जा रहा था, तब तक नौकर बोला, सर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर रखा था, और वो गैल्वेनोमीटर, ऐसा गैल्वेनोमीटर, नौकर भी था, फेराडे का नौकर था वो, रामू काका नहीं थे कि उनको कुछ समझी में नहीं आ रहा है, कहाँ क्या गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी है।
फैराडे का नौकर है, पढ़ा लिखा होगा थोड़ा बहुत, वो भी कहीं भी पढ़ा लिखा होगा, तो चीजें देख देख के सीख ही जाता है इंसान। किसी के घर में अगर कार है तो चलाना सीख ही जाएगा, वो 8 साल का बच्चा हो। समझ रहे हो? सुनना। तो नौकर ने तुरंत फैराडे से कहा, सर देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर्स नीडल। ये वही गैल्वेनोमीटर की सुई जो इतने साल से कितनी भी एक्सपेरिमेंट कर ली, वो सुई नहीं हिली। फैराडे के नौकर को भी पता था कि बस ये वाली सुई अगर किसी तरीके से हिल जाए तो उस दिन समझ लो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब सुई हिलने का मतलब ये नहीं कि उसको हाथ के ऐसे हिला दे तुमने कपड़ा उठाया, सुई ऐसे नहीं हिल। सुई का मतलब एक्सपेरिमेंटल तरीके से सुई हिलना, मार लात चला के मार जाके वहां की गिरा गैल्वेनोमीटर हिल जाएगा, ऐसे नहीं ना। उस नौकर ने कहा, सर देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर्स नीडल। अब मामला थोड़ा सा डाउन हुआ, फैराडे का गुस्सा कम हुआ। बोले वेयर, साइंटिस्ट है यार वो। फैराडे कह रहा है वेयर। नौकर ने कहा, सर इन दिस गैल्वेनोमीटर। हाउ इज इट पॉसिबल यार, इतने साल हो गए मुझे ये करते, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट कर लिए, ये सुई नहीं हिली कभी, आज तूने क्या देख लिया ऐसा? बोला सर ट्राई अगेन। अब मजा है, अब प्रैक्टिकल शुरू हुआ, गुस्सा खत्म, प्यार। अब दोनों अब आपस में गुस्सा तुरंत खत्म। फैराडे ने कहा नौकर से चला के मारा लेकर आ। वहीं से दोबारा अब करते हैं, दोबारा करते हैं, मैं मारूंगा तू बैठेगा, देखते कुछ हुआ कि नहीं। अब फैराडे ने बिल्कुल सेम जैसे किसी का, जैसे पुलिस वाले सीन रिक्रिएट नहीं करते मर्डर वाली जगह पे, ऐसा हुआ होगा। तो वैसे ही फैराडे ने किया, उठा के मारा उसको चला के, हल्का सा नौकर नीचे बैठा, उसको नहीं लगी, लेकिन नीचे नौकर ने तुरंत फैराडे ने मुड़कर देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था। इसने बोला, सर्वेंट ने, नौकर ने बोला, सर फिर से डिफ्लेक्शन है। नहीं विश्वास मानोगे, ये प्रोसेस चला के मारा उसको, नौकर बैठा, डिफ्लेक्शन आया, 500-700 बार किया उन्होंने, मर गया नौकर, मर गया नौकर, आत्मा निकल जाएगी नौकर की। समझ रहे हो? ये अब वो क्या रहा था जानते हो? वो ये रहा था बेटा, जहां ये नौकर खड़ा था उसके पीछे दीवार, दीवार पे बहुत सारी ये सब क्वाइल्स कॉपर की लटकी हुई थी। क्वाइल्स, सुनना सुनना, मैं इसलिए कहता था वापस आया करो, वापस आया। तो ये क्वाइल्स क्वाइल्स लटकी हुई थी। जैसे ही वो चला के मार रहा था कुछ, वो जो चला के मार रहा था इतना बड़ा मैग्नेट था, वो मैग्नेट इन क्वाइल्स में से होकर गुजर जा रहा था। इन क्वाइल्स का कनेक्शन इन मीटर से था। उन क्वाइल्स में से मैग्नेट के गुजरते ही यहाँ पे करंट पैदा हो रही थी, और वो करंट जाके गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में दे रही थी, करंट बन जा रही थी। सोच के देखो। तो ये यहां से करंट चली और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, उन क्वाइल्स में से मैग्नेट पास हो रहा था, क्वाइल्स में से मैग्नेट पास हो रहा था। क्वाइल्स, कॉपर की क्वाइल्स लटक रही थी दीवारों में इधर। उसके बाद से ही ये पूरी फिजिक्स बना दी, इंडक्शन फिजिक्स। फैराडे क्या साइंटिस्ट है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना, इंडक्शन फिनोमिना। तुम्हारे घर में इंडक्शन चूल्हा है, नहीं काम करता अगर ये रूल नहीं होता तो। सर्वेंट ने कुछ नहीं किया, अल्टीमेटली वो तो बस एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट अचानक से हो गया, वो वाली बात है ना, कोई चीज डेवलप हुई तो। अब फैराडे को उसी के लिए नोबेल प्राइज मिलना था, तो फैराडे को नोबेल प्राइज मिलना है तो बुलाया जाता है भाई, प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वहां पे जो होता इकट्ठा होते हैं सब लोग, तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं, वो नोबेल प्राइज का हैंड ओवर करते हैं। तो जब बुलाया गया फैराडे को, तो ऐसी सिचुएशन में फैराडे ने बोला कि मैं तुमसे नोबेल प्राइज नहीं लूंगा। सोचा फैराडे यार, हम और तुम होते हैं ना, स्टेज पे अगर किसी को बुलाया जाता है, तुम फर्स्ट आ गए, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तुमने, वहां पे अगर गवर्नर आए हुए हैं, राज्यपाल आए हुए हैं, अगर तो उसके स्टेट के या शहर का डीएम आया हुआ है, वो तुम्हें एक प्राइज देता है, सामने टेंट में मम्मी पापा बैठे हुए हैं दूसरे, उनको तुम नहीं बुलाते हो, तो डीएम के साथ चिपक के फोटो खिंचवाएंगे। गवर्नर के, अरे गवर्नर की क्या औकात मम्मी पापा के सामने, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती
कि वहां पे स्कूल के प्रिंसिपल को या वहां जहां गए हुए हम लोग प्राइज लेने, वहां के मैनेजमेंट कमेटी को ये बोल पाए कि सर हटाओ इन लोगों को किनारे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमारी मम्मी को बुला लिया जाए, उनके हाथ से हम प्राइज लेना चाहते हैं, अगर हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है या हमने कुछ गोल्ड मेडलिस्ट है तो मम्मी पापा को बुला लो, उनके हाथ से प्राइज लेंगे, माँ बाप से बड़ा कौन हो गया। नहीं करता कोई, कोई नहीं करता मीन्स कोई नहीं करता, समझ रहे हैं आप, कोई नहीं करता। राडे ने क्या बोला, आपके हाथ से नोबेल प्राइज नहीं लूंगा, नौकर को बुलाया जाए। नौकर को, छोटी मोटी बात समझ रहे हो तुम, एक नौकर को बुला रहा है एक साइंटिस्ट जो किसको नोबेल प्राइज मिलना है उसके हाथ से प्राइज लेना है, छोटी मोटी बात है ये, अभी सोच नहीं सकता उस चीज को, एक नॉर्मल इंसान तो नहीं सोचेगा यार, सोचेगा अरे नोबेल प्राइज मिल रहा है, करोड़ों रुपए, उसके बाद पूरी सुविधाएं दुनिया में, आना जाना फ्री, सब फ्री, उसके बाद तो क्या ही रह जाता है ना। नौकर के हाथ से उन्होंने प्राइज लिया था और नौकर भी आगे चलकर एक साइंटिस्ट बना। इस संसार में जितनी तुम हाइड्रोलिक की चीजें देख रहे हो, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक का सब कुछ, हाइड्रोलिक के नाम पर दुनिया में जो चीज है वो फैराडे के नौकर का दिया हुआ है, फादर ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम ये था। फ्लेमिंग, इसका नाम कुछ लेविस वेविस जाने क्या ही चीज करके था, इसने सारी चीज बनाए, वो नहीं पता, समझ गए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट ये था, ध्यान देना कि अगर कोई क्वाइल है, सुनना बेटा सुनना, अब सीखो मैम, चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, कृपया करके सुने, सीखे, समझे ध्यान से जरा। एक क्वाइल है, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, सुनना सुनना, क्वाइल है, मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तीन सिचुएशन ली, ध्यान से सुनना, बापूजी की कथा में नहीं बैठना है। पहला मैग्नेट रेस्ट में है, दूसरा आगे की तरफ मूव किया, ये मैग्नेट पीछे की तरफ मूव किया। इन वाली क्वाइल से हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और यहाँ भी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर की सुई, गैल्वेनोमीटर की सुई और गैल्वेनोमीटर की सुई। ये मैग्नेट रेस्ट में था, देखा यार इस गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ हुआ ही नहीं। जब गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये होता है कि उस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट चली ही नहीं। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो पूरा बोलिए, हमें अदर कैसे समझ में आएगा कि कहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही तो, मुझे कैसे पता। हाँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। गांधी, मैं थोड़ा रोड, मैं आपको लेके जाऊंगा शायद, इधर सीधे सीधे आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, दे दीजिएगा। चलो बच्चे सुनेंगे ध्यान से, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि जो पहला वाला मैग्नेट है ना बच्चे, रुका हुआ था। जब पहला वाला मैग्नेट रुका हुआ तो देखा यार ससुरा इस गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सुनना, अब सुनना है, गैल्वेनोमीटर की सुई में कुछ नहीं हुआ। When there is no any deflection in the galvanometer needle means no current flows through the coil.
मतलब अगर गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई करंट नहीं चल रही है, मतलब कॉइल में कोई करंट बनी ही नहीं है। लेकिन जैसे इस मैग्नेट को आगे बढ़ाया गया, अरे देखा गैल्वेनोमीटर की सुई हिल गई, इस मैग्नेट को पीछे हटाया गया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल गई। इसका मतलब मैग्नेट के मूवमेंट करने से कुछ हुआ तो करंट बनी तो भैया गैल्वेनोमीटर की सुई हिली। अब वो प्रैक्टिकली फिर देखा गया कि जब इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए, मैग्नेट रुका है, अभी भी कोई करंट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए, मैग्नेट चल रहा है, करंट बढ़ गई, करंट पहले थी 1 एम्पियर, अब हो गए 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो जो यहाँ पे बताओ पहले करंट थी अगर मान लो 1 एम्पियर तो कितनी हो गई 5 एम्पियर। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं आई क्या? जैसे कॉइल के नंबर बढ़ाए, टर्न्स बढ़ाए, तो करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। इसको हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, कहीं होगा तो। इंटरनेट बंद है क्या? चलो कोई नहीं, आएगा। आएगा कैसे नहीं, सब आएगा। देखो कौन सा? हाँ अरे वो तो ऐसे ही कुछ, हाँ फैराडे लॉ। देखेंगे ध्यान से, तुम पढ़ नहीं रहे थे, गाना सुन रहे थे हमारा। तो मतलब मैंने 50 बार कहा है, 7:30 से 1:30 में टीचर हूँ, 1:30 बजे के बाद मेरी जिंदगी शुरू होती है, मैं जैसे भी जीऊँ, गाना गाऊं, नाचूं। देखो ध्यान से, इधर देखो, टुक टुक का पीछा, हाँ टुक टुक का पीछा तुम करो, मैं क्यों? तो देखो है क्या, सुनेंगे ध्यान से, स्टार्ट। ये मैग्नेट है बेटा, ये मैग्नेट सुना आप, ये कॉइल मैग्नेट, इसकी फील्ड लाइंस दिखा देते हैं, ये सारी फील्ड लाइंस हो गई। सुनना, ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज बता रहा है, सुई रुकी हुई है, मैग्नेट रुका हुआ है, ध्यान सुनना प्लीज। ये बल्ब सब कुछ बंद, अभी मैग्नेट रुका हुआ है, दिमाग खराब हो जाता है ये देखकर कि भैया ये मैग्नेट रुका हुआ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही है कॉइल को? बोलो 4। अब मैं इसको रोके रहूं जिंदगी भर ऐसे तो कितनी कट करती रहेंगी? 4। मतलब पहले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4, अब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में कोई चेंज आया? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर में चेंज नहीं आया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। बोलो हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। तो क्या फ्लक्स में कोई चेंज आया? नो चेंज इन द फ्लक्स मींस नो वोल्टेज डेवलप, मींस नो करंट फ्लोज। सुना ही नहीं किसी ने। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज नहीं आया, मतलब फ्लक्स में चेंज। बोलो फ्लक्स में चेंज नहीं आया, इसका मतलब कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हुआ, इसलिए कोई करंट। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं तो फ्लक्स में चेंज नहीं तो वोल्टेज में कोई वोल्टेज का डेवलपमेंट, वोल्टेज डेवलप नहीं तो कोई करंट भी, इसलिए कोई बल्ब नहीं जल। बहुत सुंदर, चलो ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। बल्ब भी नहीं जल रही और वोल्टेज की कोई सुई नहीं हिल रही। अब ध्यान देना, मैंने इस मैग्नेट को हल्का सा आगे मूव किया, धीरे, स्लो प्रोसेस। इस मैग्नेट को बहुत स्लोली मूव किया तो सुई पे ध्यान देना, सुई पे बहुत स्लो मूव करने पे सुई हिल रही है कि नहीं? बहुत कम, आंखों से देखना है। जब इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो सुई हिल रही है कि नहीं?
हाँ, अरे वाह। मैं इस मैग्नेट को जल्दी मूव कर रहा हूँ, सुई हिली तेज, बल्ब भी जला। इसका मतलब जो वोल्टेज का बनना है, करंट का बनना है, वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड किया है, स्पीड पे डिपेंड किया है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, अभी बाद में मजाक करेंगे। इसका मतलब ये मैग्नेट के मोशन पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज का बनना, वोल्टेज का बनना। अगर मैग्नेट धीरे मूव कर रहा है तो वोल्टेज एफिशिएंसी कम है, मैग्नेट तेज मूव कर रहा है तो वोल्टेज एफिशिएंसी ज्यादा। हमने सोचा कि चलो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने पे वोल्टेज का बढ़ जाना चाहिए कि कम होना चाहिए? तुम देख रहे थे क्या, जो सुई हिल रही है वो पूरा डिफ्लेक्ट हो रही थी कि बीच में जाकर रुक जा रही थी? अब यहां अगर मैं मूव करूं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए हैं, तो देखना वोल्टेज कंप्लीट, कितना भयंकर वोल्टेज बन रहा है। अब बल्ब पूरा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बोलो हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में? पक्का? इससे क्या पता चला कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, कौन सा मोशन? अगर मैग्नेट या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वोल्टेज बनेगा, करंट बनेगी, फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन सुन रहे हो बेटा, मेरा 12th नहीं है इस साल। हाँ, ये याद दिला दूं बीच में थोड़ा सा रुक के। हाँ, तुम्हें लगे कि अरे पढ़ रहा है अकेले, पढ़ने दो पगला। हाँ, पढ़ रहा है, उसका हो जाएगा 19वीं बार 12th। हाँ, 17 बैच निकल गया, 18, तुम 19वें बैच हो। हाँ, तो निकल जाएगा, तुम भी हो गए एक और बार पूरा रिवीजन। ध्यान देना बेटा, अब पेपर तुमको देना 6 महीने बाद, मुझे नहीं। सीखना तुमको है, तुम कहीं भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा हल्का सा पिछले जन्म का कुछ याद दिला दूं पेपर में। यू हैव टू अपीयर, नॉट आई। तो ध्यान देना। हाँ, अब थोड़ा सा सीरियस हो गया, पेपर अभी को देना था। हाँ, ये भूल जाते ना, छोटे बच्चे हो तुम अभी। देखो, तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो ही कुछ हो रहा है। नो रिलेटिव मोशन मीन्स नो डेवलपमेंट ऑफ वोल्टेज और नो डेवलपमेंट ऑफ करंट, नो चेंज इन फ्लक्स। कुछ बातें बताओ, तुम खाली बोलना करंट बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं मूवमेंट करूंगा हाथ को, तुम कॉइल मानना, इस वाले पेन को तुम मैग्नेट मानना। तुम्हें खाली इतना बनना है, करंट बनेगी कि नहीं बनेगी मेरे हाथ और पेन के मूवमेंट को लेकर। पहला केस सुनना भी, बनी 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 क्या बनी? करंट के में भी मजे ले रहा है। देखो तो बताओ, करंट बनी कि नहीं? करंट बनी कि नहीं? अब बताना, करंट बनी कि नहीं? क्यों क्यों बनी कि नहीं? बनी कि नहीं? चलो हटाओ, करंट बनी कि नहीं? अबे करंट बनी कि नहीं? क्योंकि इसके बीच का गैप चेंज हो रहा है लगातार। गैप चेंज होगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, तो करंट बनेगी नहीं? बोलो क्या? मैग्नेट को रोक दिया, कॉइल चल रही है, करंट बनेगी नहीं? करंट बनेगी नहीं? ओके, अब सुनो, इस मैग्नेट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 घूम रहा है मैग्नेट, कोई करंट बनेगी कि नहीं? नहीं बनेगी। अब कॉइल ऐसे घूमेगी, खाली कॉइल ऐसे ऐसे घूम रही है, यहाँ पे बनेगी कि नहीं? नहीं। आया ना? लेकिन अगर मैग्नेट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे, करंट बनेगी कि नहीं? सोच के बोलो, करंट बनेगी कि नहीं? बनेगी, क्योंकि जैसे यहां पहुंचेगा तो फ्लक्स है, ऊपर गया तो फ्लक्स गायब, फ्लक्स में चेंज मतलब करंट बनेगी। यस और नो? नहीं आई। यही से शुरुआत होती है चीजों की। अब देखो यहां से चीजें क्या आएंगी, क्या चीज है, ध्यान देना। क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, मैं यही कुछ लिखना चाह रहा था, मैं यही लिख दूं, पेन कहां क्या गया। चलो देखो, अब सुनो, शुरू में हमने बोला कि शुरू में फ्लक्स है φ1। कितना फ्लक्स है? φ1। थोड़ी देर बाद, टाइम शुरू में कितना था बेटा? 0। थोड़ी देर बाद जब चेंज किया मैंने, तो नया फ्लक्स कितना हो गया? φ2। टाइम भी बदल गया, टाइम कितना हो गया बेटा? t। ध्यान देना इधर।
शुरू में फ्लक्स कितना φ1, शुरू में टाइम कितना 0, बाद में फ्लक्स कितना φ2, नया टाइम कितना t। कहते हैं कि जो वोल्टेज बना ई से शो करेंगे। किससे 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 किसको? हाँ, जो वोल्टेज शो करेंगे। हाँ, ठीक तो रहा है। देखा, देखो तो शुरू में जब टाइम 0 तो फ्लक्स कितना बोलो, जब टाइम t हुआ तो फ्लक्स कितना बोलो। तो कहते हैं जो वोल्टेज बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के, और जो वोल्टेज बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम चेंज के। बोलो हाँ। तो जो वोल्टेज बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φ2 माइनस φ1 के, और जो वोल्टेज बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है t माइनस 0 के। नहीं आई? E प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिला दूं तो कितना φ2 माइनस φ1 अपॉन t माइनस 0। नहीं आई? इसलिए E प्रोपोर्शनल टू, सुनना, φ2 माइनस φ1 अपॉन t, फिर सुनना E प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। यस और नो? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम तक पहुंच गए हम। यस और नो? अब जैसे ही हमने यहाँ इक्वल लगाया तो कांस्टेंट के लगाया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मीडियम कांस्टेंट 1 हुआ तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आया। नहीं आई क्या? आगे बढ़ जाए इसी में तो मामला थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ इफ, वो तो उसी जैसा दिख रहा है। कौन सा कलर लूं मैं? पिंक तो आज आया नहीं है वो। है देखो देखो, कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है। सुनो तो इफ, सुनना, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इफ डेल्टा टी, टाइम बहुत छोटा हो गया, डेल्टा टी टेंड्स टू, सांस में फूल रही सबकी, पढ़ लो पेन से जरा बैठ के। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओके। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो जानते हो, जो डेल्टा फाई होगा उसको लिखेंगे डी फाई, और डेल्टा टी होगा उसको लिखेंगे डी टी। क्या लिखेंगे? डी टी, डिफरेंशिएबल पार्ट, छोटा पार्ट। यस और नो यार? नहीं आई क्या? नहीं आई क्या? तो फॉर्मूला तुरंत चेंज हो गया, ई इक्वल टू बोलो डी फाई अपॉन डी टी। यस और नो? फॉर्मूला क्या बन गया? इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। जानते हो क्या बोला फैराडे ने? खाली हमी को आई कि तुमको भी आई? हाँ, तुमको आई? सही आ रही? तेज धीरे? सही, मीडियम मीडियम। ध्यान दो बेटा। हाँ, फिजिक्स एक हंसी मजाक का सब्जेक्ट है। टेंशन लिया तुमने और टेंशन लिया हमने तो नाम सिखा पाएंगे ना तुम सीख पाओगे, फिजिक्स खास तौर पे। बाकी सब्जेक्ट की तो कोई गारंटी नहीं है, उसको सीरियस मोड में सीखा जा सकता है। फिजिक्स को सीरियस मोड में जिसने सीखने की कोशिश करी वो मरा। देखो बेटा, ए बेटा बच्चों, लाइट को छोड़ो, लाइट का क्या आई गई नहीं आई, ऐसी ठीक है, लाइट नहीं। तो सुनो, तो फेराडे ने बोला सेंटेंस सुनना, सेंटेंस सुनना। देखो मैं भी उसी रूम में हूँ, उसी गर्मी में हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम तो फिर भी, तुमने दोपहर में खाना खा लिया होगा, हमें तो आज खाना भी नसीब नहीं हुआ है। सवेरे से नाश्ता किया था यार, बस लगातार स्कूल में 8 पीरियड पढ़ाया, 0 पीरियड तक मेरे पीरियड था, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास भी रुक के पढ़ाया, और लगातार 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 3:45 बजे से, है ना। और अभी पढ़ाना है मुझको रात में 9:30 पौने 10 बजे तक। तो गर्मी ठंडा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है, कुछ नहीं। यही तुम्हारा अगर कल पेपर होता
किसी भी सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर होता, लाइट नहीं होती तुम्हारे घर में, तुम किसी भी जी पे मर पे पढ़ते, क्योंकि कल पेपर है। तो सब रिलेटिव है बेटा, गर्मी लगना, ठंडा लगना, परेशान होना, खुश होना, सब रिलेटिव है, समझ लेना ध्यान से। हाँ, तो वही होता है, ट्रेन में बैठे हो, बगल में एक कोई आदमी बैठ जाए, पी रहो बीड़ी सिगरेट सुरती खा रहे हो, मचल रहो बस, तो रुद्रपुर से रामपुर तक जाने में झेल हो जाएगा, क्या कहाँ फंस गए यार, गलत जगह रिजर्वेशन हो गया। और वहीं अगर आदमी बगल में बैठा हो कोई बढ़िया है नहीं, और कंधे पे सिर रख के तुम्हारे सो गई हो, तो बेटा रुद्रपुर से दिल्ली कब आ जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा चलो यार ट्रेन अभी आगे तक जा रही है, दूसरे स्टेट में भी चलते हैं, कोई बात नहीं, उठाएंगे नहीं, दुख होगा। देखो ध्यान से, तो सब रिलेटिव है बेटा, सुख दुख सब रिलेटिव है। सुनो, तो मेरे कहने का मतलब, फेराडे के सेंटेंसेस सुनिए क्या कहा उसने। फेराडे ने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो बोलो फिर बोलो, produces induced EMF, and due to this EMF induced current will flow। तो कुल मिलाकर उसने एक सेंटेंस दिया, एक स्टेटमेंट दिया, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स an induced voltage will be developed and due to this induced voltage and induced current will flow। बात खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से एक वोल्टेज बनेगा, उस वोल्टेज की वजह से एक करंट बनेगी, और इस वोल्टेज और करंट का नाम क्या दिया उसने, इंड्यूस्ड। क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड। क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड। मामला क्लियर, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। अभी तुम लोग खाओ समोसा पहले तो।